हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ेंगे। आज इंडियन एविडेंस एक्ट का मेरा पहला लेक्चर है। आज इसको शुरू करने से पहले जो जनरल चीज़ें होती हैं एविडेंस एक्ट में, हम उनको देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका पूरा नाम क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसको अभी आप ना देखिएगा, अभी आप छोड़ दीजिए इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। जो मैं बता रहा हूँ उसको पहले आप देख लीजिए। तो हमारी जो विधि है, लॉ विधि है, उसका पूरा नाम पहले आप जान लीजिए कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये पूरा नाम है इसका। ये जानते रहिए 1872 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो हो गया ये पूरा नाम इस लॉ का। अच्छा, ये जो साक्ष्य विधि है, इसका रोल क्या है? इसका रोल काफ़ी, हर एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा रोल है। एविडेंस एक्ट एक ऐसी लॉ है जिसको अगर कोई लॉ का स्टूडेंट अगर एविडेंस एक्ट ना पढ़े तो समझिए कि वो लॉ के क्षेत्र में वो उसने कुछ नहीं जाना। और जिसने एविडेंस एक्ट जाना, समझिए लॉ की 50% कमांड उसके हाथ में है। ये एक ऐसी लॉ है। सेक्शंस तो कम हैं, परंतु इसके अंदर जो बातें हैं वो बहुत गूढ़ बताई गई हैं। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट कहीं कहीं तो ये आपके अच्छे खासे नंबर्स में आते हैं, प्री में आते, वहाँ तो आते ही आते हैं 20 से 25 नंबर, ऐसे ऐसे हर जगह, हर स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है एविडेंस एक्ट का। परंतु हमारे यहाँ यूपी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जे में तो ये एविडेंस से पूछे ही जाते हैं, परंतु एपीओ जब आप पढ़ेंगे, यूपी एपीओ, तो मेंस में आपका एक पेपर ही पूरा एविडेंस एक्ट का है। 100 नंबर का पूरा पेपर ही एविडेंस एक्ट का पूछा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ध्यान से थोड़ा समझते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और हर बारीकियों को देखते हैं। चलिए, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये नाम। अब इसमें पहली चीज देखते हैं, यहां बात की गई है एविडेंस शब्द की। यहां ये बात की गई है एविडेंस। अब देखिए, एविडेंस क्या है? ये एक इंग्लिश है। ठीक, ये इंग्लिश है, ENGLISH। ये इंग्लिश शब्द है एविडेंस। यह आया कहाँ से है, इसका अर्थ हम लोग समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एविडेंस, साक्ष्य का मतलब क्या है, हम यह समझ रहे हैं। इससे पहले हम यह देखते हैं कि साक्ष्य का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, साक्ष्य का हमारे लॉ में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिना साक्ष्य के आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ता है हमारा। न ट्रायल होगा, न विचारण होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। ट्रायल या विचार जो भी, कुछ भी नहीं होगा इसका। तो साक्ष्य का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि कोई मामला अगर घट गया है तो उसमें सबसे पहले न्यायालय में ये पूछा जाता है आपसे कि क्या आपके पास साक्ष्य है, क्या आपके पास सबूत है जिससे कि फला व्यक्ति दोषी समझा जाए। तो वहाँ एविडेंस का रोल आता है कि फला व्यक्ति ने इस चीज़ से इनका कत्ल किया था, या फला व्यक्ति जब घटना हुई थी तो उस समय वहाँ था। यह आपका जो हमारे बस का टिकट है या एरोप्लेन के टिकट है, ये देखिए कि जब घटना हुई तो मैं इस जगह सफ़र कर रहा था। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आपके साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य हो गया, मौखिक साक्ष्य हो गया, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ हम लोग पहले एविडेंस देखते हैं कि एविडेंस का मतलब क्या है। तो एविडेंस जो है ये इंग्लिश शब्द है, ध्यान रखिएगा। एविडेंस ये इंग्लिश शब्द है। ये आया कहाँ से है? तो लैटिन शब्द एविडेयर से आया है। ये आया कहाँ से? ये AVIDER, ये एविडेयर से शब्द आया है। ठीक है, अब एविडेयर का मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि स्पष्टतया पता लगाना। इसका मतलब होता है स्पष्टतया पता लगाना या सुनिश्चित करना। ठीक है, स्पष्टतया पता लगाना,
सुनिश्चित करना, या इसका मतलब होता है साबित करना। साबित करना, ठीक, ये आपका मतलब है। ये है क्या? ये लैटिन है, ये ध्यान रखिएगा, ये लैटिन शब्द है, ये लैटिन शब्द है एविडेयर। एविडेयर से ही आया है, ये एविडेंस आया है, ठीक। तो जब आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एविडेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द एविडेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है, एविडेंस की, ठीक। हमारे यहाँ जो साक्ष्य विधि है, वहाँ कहाँ साक्ष्य को बताया गया है, तो वहाँ हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में जो निर्वचन खंड, जहाँ एक्सप्लेन किया गया है, सभी शब्दों को परिभाषित किया गया है, वहाँ पर सेक्शन 3 में एविडेंस साक्ष्य को बताया गया है। परंतु वहाँ भी साक्ष्य की परिभाषा नहीं बताई गई है, साक्ष्य में क्या शामिल है ये चीज़ बताई गई है साक्ष्य में। जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि साक्ष्य में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ सभी डिफिनेशनों को हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक। तो वहाँ हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है। यहाँ बस आप इतना चीज़ जानते रहिए कि साक्ष्य का क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है यहाँ पे, ओके। चलिए, अब ये चीज़ हो गई। 1 सेकेंड, अब देखते हैं हम लोग कि साक्ष्य विधि जो है वह कैसी विधि है। साक्ष्य विधि कैसी विधि है? तो साक्ष्य विधि जो विधि है, देखिए विधि जो है वह 2 प्रकार से होती है, ठीक। जैसे लॉ हमने बना दिया, लॉ कर दिया, अब इसको हम बांट देते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ होता है, और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ, ठीक। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, ये 2 चीजें हैं, ठीक। अब ये है क्या? सब्सटेंटिव लॉ में क्या आता है? सब्सटेंटिव लॉ में आपके अधिकार व दायित्व का वर्णन किया गया होता है। क्या क्या चीजें हैं? यहां आपका अधिकार, अधिकार व दायित्व, दायित्व, अधिकार व दायित्व का वर्णन किया गया होता है। जबकि प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है कि यहाँ पर उस चीज की प्रक्रिया बताई गई रहती है, ओके। ये प्रक्रिया बताई गई रहती है। यहाँ पर देखिए, अधिकार व दायित्व सब्सटेंटिव में जिस विधि में अधिकार व दायित्व का वर्णन किया गया हो वह सब्सटेंटिव लॉ अर्थात मौलिक विधि के अंतर्गत आएगा। और जब हम उन अधिकार व दायित्वों को किसी माध्यम से, किसी प्रक्रिया के माध्यम से लागू करवाते हैं तो उसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, प्रक्रिया विधि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अधिकार व दायित्व में कौन कौन से लॉ आते हैं उनको देख लेते हैं। तो अधिकार व दायित्व में हमारे यहाँ के अंतर्गत कौन से लॉ हैं? जैसे हो गया आईपीसी हो गया, टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? अधिकार और दायित्व के आपके एग्जाम्पल है, लॉ है इसमें, आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि यह कहा गया कि आईपीसी में अगर कोई मामला घटित हुआ, आपराधिक कोई मामला घटित हुआ, ठीक है,
तो जैसे चोरी हो गई या किसी का कत्ल हो गया, तो अब देखा जाएगा कि दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया। तो दंड का प्रावधान तो आईपीसी में बता दिया गया कि इतना दंड मिलेगा उसे, ठीक। परंतु उसको लागू कैसे करवाया जाए, उसका प्रोसेस क्या होगा कि कैसे साक्ष्य मंगाया जाएगा, कैसे जिरह होगी वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें कहाँ बताई जाएंगी। ये सब आपका यहाँ प्रक्रिया विधि में बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये बातें प्रक्रिया विधि में होंगी, प्रोसेस चलेगा, आगे चलेगा, सब चीज़ें होंगी। पहले ये चीज़ें आती हैं, कहाँ देखा जाता है कि किस सेक्शन में गया है तो जहाँ दंड का प्रावधान रहेगा वो आपका सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आ रहा है। परंतु जब आगे प्रक्रिया चलेगी, जिरा होगा, सभी चीज़ें आएंगी, वादी होगा, प्रतिवादी होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं अभियुक्त अगर आपराधिक मैटर है तो वहाँ अभियुक्त अभियोजन पक्ष होगा, तो वहाँ जीरो होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलती है वहाँ पर कि कौन आपका ला रहा है, सबूत ला रहा है, उस सबूत के आधार पे उसको दंड दिया जाता है जो अभियुक्त व्यक्ति होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ आप ये जान लीजिएगा कि अधिकार हो या दायित्व हो, जिसे आपने एक सूक्ति पढ़ा होगा कि यूबीआई जस ईबी रिमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, ठीक है। जहाँ अधिकार वहाँ उपचार, अर्थात बिना उपचार के अधिकार का कोई महत्व नहीं है, बिना उपचार के अधिकार का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो अधिकार के साथ साथ आपको उपचार भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी अधिकार से संबंधित हैं। और जैसे हम एक चीज़ कहें, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं कि मान लीजिए सिविल मैटर कोई है, ए और बी नाम के दो व्यक्ति, ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। ए ने क्या कहा है कि ए और बी के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 200 चेयर या जो भी मांग लीजिए, खरीद चेयर से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ए बी से कहता है, ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 200 चेयर फला दिन को दूंगा, ठीक। मगर उस दिन से पहले वह ए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट भंग कर देता है, नहीं देता है। तो बी के पास क्या राइट है? अब बी के पास यह राइट है कि वह संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का वाद दाखिल कर सकता है। तब कहाँ दाखिल करेगा? तो दाखिल कहाँ करेगा? ये प्रक्रिया विधि के तहत, यह सीपीसी में करेगा, सीपीसी के तहत, ठीक, सीपीसी में करेगा। प्रक्रिया विधि में आती क्या है आपकी? सीपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई और एविडेंस हो गया, ये एविडेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है? सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये सब आपकी प्रक्रिया विधि में प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो बात कहाँ करेगा? अब सीपीसी के तहत करेगा, उसका मुकदमा चलेगा। वहाँ देखा जाएगा कि विवादक विषय, फैक्ट इन इशू क्या था, क्या वाकई में उससे संविदा हुई थी, अगर हुई थी तो क्या संविदा भंग हुई है, हुई तो किसके द्वारा हुई है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद कोई निर्णय सुनाया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस कहाँ होगा? ये सब प्रोसेस आपका प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत अर्थात सीपीसी के अंतर्गत होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये हुआ आपका सिविल मैटर। अगर यही आपराधिक मैटर होता कि ए द्वारा बी को मार दिया गया, मान लीजिए ए द्वारा बी की हत्या कर दी गई, ठीक, तो हत्या के लिए कहाँ दंड का प्रावधान है? दंड 302 के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। कितनी दंड मिलेगी वो 302 के अंतर्गत बता दिया गया, कितनी दंड मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हत्या कर दिया इसने, हत्या करने के बाद बी के जो परिवारजन जो भी हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा वाद दाखिल किया गया। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा? अब यहाँ पे सीआरपीसी के थ्रू चलेगा, क्योंकि आपराधिक मैटर है, ठीक है, आपराधिक मैटर है, इसलिए यहाँ पे चलेगा, सीआरपीसी के थ्रू चलेगा, ठीक है, मैटर चलेगा यहाँ पे। तो ये प्रोसीजरल लॉ हो गया। अब एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि जो सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ,
दो लॉ हमने बता दिया आपको कि इसके सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत अधिकार व दायित्वों को बताए जाते हैं कि ये अधिकार हैं, ये दायित्व हैं आपके। और प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत प्रक्रिया बताई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है। आप जब आईपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ सेल्फ डिफेंस है कि आपको अपनी शरीर व संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है कि जब कोई आप पर हमला करता है तो आपके पास विधि द्वारा प्रदत्त यह अधिकार दिया गया है कि आप सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा करते हुए उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। क्षति वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक उचित हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप बंदूक या पिस्टल निकाल के गोली मार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, एक थप्पड़ा या दो थप्पड़ा आप उसको जड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि बंदूक से गोली से उड़ा दीजिए आप, ठीक, ऐसा नहीं करेंगे। तो जितना आपके ऊपर वार किया जा रहा है उतना ही आप अपोजिट में कर सकते हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब देखा जाता है जब भी प्रोसेस चलता है या मुकदमा चलता है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने कितना क्षति पहुंचाया। अगर सेल्फ डिफेंस आप ले भी रहे हैं तो चलिए मान लिया सेल्फ डिफेंस आप ले रहे हैं तो कितना आप क्षति पहुंचा रहे हैं, ये सब भी चीज़ें न्यायालय में देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए अधिकार दायित्व की बात हमने किया, तो देखिए प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तीन चीज़ें प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आती हैं। तो मगर एक चीज़ें ये होती हैं कि क्या एविडेंस जो है हमारा क्या पूरी तरह से प्रोसीजरल लॉ है? इसी को एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो एविडेंस देखा जाए क्या ये पूरी तरह से प्रोसीजरल लॉ है? तो नहीं, ये पूरी तरह से प्रोसीजरल लॉ नहीं है। इसके कुछ प्रावधान आपके सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रावधान? जैसे एविडेंस का है आपका स्टॉपेल हो गया, विबंध, ये विबंध 115 सेक्शन स्टॉपेल। ठीक है, एविडेंस का स्टॉपेल हो गया, सॉरी ये ई था, एविडेंस का स्टॉपेल हो गया। ये कहाँ आएगा? ये आपका सिविल मैटर के तहत आएगा। विबंध जो है क्रिमिनल नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मौलिक विधि के अंतर्गत आएगा। ठीक, और इसमें कहाँ आ जाएगा? और आप पढ़ेंगे सेक्शन 91 से 100 तक, वो भी जाएगा यहाँ पर। ये मौलिक विधि के अंतर्गत जाएगा, सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत जाएगा। अब देखते हैं इसमें एक और मैटर है, ये तो एविडेंस की बात हो गई। अब सीपीसी की बात करते हैं। सीपीसी में हम बात करते हैं कि सीपीसी में कहाँ तक जाए? सीपीसी में आप देखेंगे कि सेक्शन होते हैं, ऑर्डर होते हैं और रूल्स होते हैं। तो सेक्शंस, जो सेक्शंस हैं, हाँ सेक्शंस जो हैं ये कहाँ जाएंगे? ये सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत जाते हैं, मौलिक विधि के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ अधिकार सब बताए गए हैं। जितने भी सेक्शंस हैं, किसकी बात मैं कर रहा हूँ? ये सीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, सीपीसी की बात मैं कर रहा हूँ कि सेक्शंस जो हैं वो सब्सटेंटिव लॉ में जाएंगे और जो आपके ऑर्डर हैं, इसमें मैं बढ़ा दूँ, जो ऑर्डर है और क्या है हम पढ़ते हैं रूल्स, नियम है, ये चीज़ें कहाँ जाएंगी? तो ये चीज़ें आपकी जाएंगी प्रोसीजरल लॉ में जाएंगी। ठीक, ऑर्डर एंड रूल्स ये प्रोसीजरल लॉ में जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक, प्रक्रिया विधि में सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तीनों चीज़ें आई। अब बात हमने किया कि एविडेंस में दो चीज़ें हैं, कुछ पोर्शन इसके सब्सटेंटिव लॉ है, कुछ पोर्शन इसके प्रोसीजरल लॉ है। तो पोर्शन में हमने बताया स्टॉपेल जो है आपका सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आता है, और क्या है सेक्शन 91 से 100 तक आपका ये भी आता है सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत। सीपीसी की बात की जाए तो सीपीसी में आपके जो सेक्शंस हैं वो सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आएंगे, और ऑर्डर्स एंड नियम्स, रूल्स जो हैं वो कहाँ? प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत मानी जा रही हैं। ये तो था आपका
कि लॉ को हमने दो पार्ट में बांट के देखा। अच्छा, ये मेन बात एक चीज़ और रखिएगा कि जब भी कहा जाए कि ये जो है ये दो स्तंभ हैं आपके, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर, और न्याय तक पहुंचने के लिए इन दोनों का रोल बहुत ही बड़ा है। इन दोनों के माध्यम, एक तरीके से यह कहा जाए कि न्याय तक पहुंचने के लिए ये दोनों एक माध्यम है जिसके जरिए न्याय तक पहुंचा जा सकता है। ठीक, तो ये चलिए इसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है हमें, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, ये तो हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहला हमने क्या पढ़ा कि एविडेंस का अर्थ क्या है, ये हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि लॉ को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, कि साक्ष्य विधि कैसी विधि है आपकी, ये हमने पढ़ा। साक्ष्य विधि कैसी विधि है ये हमने पढ़ा है, दो चीज़ें हमने पढ़ लिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आइए यहाँ पे हम लोग जो लिखे हुए हैं कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस, साक्ष्य के 3 स्वर्णिम नियम क्या है। 3 स्वर्णिम नियम, 1 2 3 3 स्वर्णिम नियम ये लिखे गए हैं, इनको हमें समझाना है। हम लोगों ने अभी तक पीछे क्या पढ़ा है, पहला हम लोगों ने पढ़ा है कि साक्ष्य विधि का अर्थ क्या होता है। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने कि साक्ष्य विधि कैसी विधि है, पहला साक्ष्य विधि का अर्थ। दूसरा हमने पढ़ा साक्ष्य विधि कैसी विधि है, मौलिक विधि है या प्रक्रियात्मक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। ये दो में से एक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब थर्ड हमें पढ़ना है, टॉपिक हमारा है कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस। चलिए, फर्स्ट है इसमें कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, मतलब इसका ये है कि साक्ष्य विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए। साक्ष्य विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए जब आप एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 5, 1 सेकेंड, सेक्शन 5 यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर सेक्शन 5 मिलेगा आपको एविडेंस एक्ट का, जो वो यह कहता है कि जो तथ्य साबित किए जाएंगे वो कैसे होंगे, या तो विवादक या सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जाएगा। साक्ष्य किनका दिया जाएगा, सेक्शन 5 यह कहता है, तो विवादक या सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ सेक्शन 5 यही बात कह रहा है। तो यहाँ भी यह कहा गया है कि जो विवादित तक ही साक्ष्य सीमित रहेंगे और कोई नहीं। जब सेक्शन 5 आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। इसकी चर्चा हम आगे सेक्शन 3 जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुसंगत तथ्य क्या होता है, कि सुसंगत तथ्य वे तथ्य होते हैं जो विवादित तो नहीं होते, परंतु विवादित तथ्य से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उसके बारे में जानकारी प्रकट करते हैं या उसके बारे में अनुमान इंगित करते हैं। सुसंगत तथ्य तो वो भी किससे हैं जुड़े, वो भी विवादित तथ्य से ही जुड़े हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि साक्ष्य किसका दिया जाएगा, विवादित तथ्यों का ही दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं। ठीक, तो विवादित तथ्य क्या है, एक सिंपल तौर पे आप यह समझ लीजिए कि विवादित तथ्य दो पक्षकारों के मध्य कोई विवाद के विषय बिंदु है या विषय वस्तु है। कोई विवाद है, जैसे कि एक विवादित तथ्य में क्या होता है कि कोई एक पक्ष किसी बात को स्वीकार करता है और दूसरा पक्ष उसी बात को इनकार करता है, वही विवादित तथ्य होते हैं। एक पक्ष हाँ कहता है और दूसरा पक्ष ना कहता है, ये इनकार हो गया। ठीक, तो ये विवादित तथ्य, इसके बारे में चर्चा हम आगे डिटेल में बताएंगे कि क्या विवादित तथ्य होते हैं। सुसंगत तथ्य एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ये चीजें पूरा बताएंगे। तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस में पहला हमने पढ़ा कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। मैटर इन इशू कहा गया है, विवादक तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए जो साक्ष्य होंगे। ठीक है,
ये पहला कहा गया। दूसरा पॉइंट ये है कि hearsay एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, मतलब कि अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य नहीं किया जाएगा या स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसे अनुश्रुत साक्ष्य को कहा जा रहा है? अनुश्रुत साक्ष्य को, इसकी बात की जा रही है। अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य या स्वीकार नहीं किया जाएगा, मना किया जा रहा है लॉ के तरफ से। ठीक है, अब बात उठती है कि अनुश्रुत साक्ष्य होता क्या है। तो अनुश्रुत साक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जिसमें कि कोई अदर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कहीं से बात सुना हो और किसी अन्य पक्ष को, किसी अन्य व्यक्ति को वह बात बताए, तो उस व्यक्ति द्वारा सुनी गई बात को अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य मतलब सुनी सुनाई बातों को आप बता रहे हैं, तो ऐसा साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य होता है। और न्यायालय ऐसे साक्ष्य को मना करती है देने से, परंतु यहाँ पे हमारे एविडेंस एक्ट में कुछ अपवादित दशाएं हैं जिसमें अनुश्रुत साक्ष्य को मान्य भी किया गया है। वो दशाएं क्या हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि अनुश्रुत साक्ष्य क्या है और कब दिए जा सकते हैं, कब नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए, अनुश्रुत साक्ष्य में एक सबसे बढ़िया ये है कि आप इसी एक्ट में पढ़ेंगे, सेक्शन 60 की बात हुई है, सेक्शन 60 की बात हुई है। वहां कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य जो होगा वो प्रत्यक्ष दिया जाएगा। कैसा? प्रत्यक्ष। मौखिक जो होगा वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष होगा। अब यहां मौखिक की बात की जा रही है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा। ठीक, मौखिक साक्ष्य में प्रत्यक्ष में कैसा हो सकता है मौखिक साक्ष्य? देखिए, 60 के अंतर्गत या तो कोई किसी व्यक्ति ने उस मौखिक साक्ष्य को वो सुना हो, कोई वाक्यांश सुना हो, देखा हो, या इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, बोधगम्य किया हो। ठीक, तो मौखिक साक्ष्य 60 के अंतर्गत कैसा होना चाहिए? या तो सुना, या तो देखा, या इंद्रिय द्वारा बोधगम्य। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है कि मौखिक साक्ष्य में या तो सुना गया हो, कोई तथ्य है जिसको कोई वाक्यांश घटित हुआ है, उसको आंखों से आप देख रहे हैं। ठीक, या कहीं बम विस्फोट हो गया, उसको आप कानों से सुन रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसको आप अपने इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बना रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उस चीजों को। तो ये सब चीजें आप खुद कर रहे हैं, किसी और खुद कर रहे हैं और किसी और को नहीं बता रहे हैं, बल्कि खुद आप करते हो और न्यायालय में जाके साक्ष्य देते हो, तब वो मान्य होता है। तब नहीं मान्य होगा जब आप ऐसा सुना है या देखा या इंद्रिय द्वारा बोधगम्य किया है और किसी अन्य व्यक्ति को बता रहे हैं और वह व्यक्ति जाके साक्ष्य दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया, तीसरे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य दिया गया साक्ष्य मान्य नहीं होगा। ओके, चलिए, तो ये आपका सेकंड आपका इसमें है, तो hearsay एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। अनुश्रुत साक्ष्य को इनकार किया गया है, मान्य नहीं किया गया है, अस्वीकार किया गया है। चलिए, लास्ट आते हैं, इसमें क्या कहा गया कि द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है कि सभी दशाओं में सर्वोत्तम साक्ष्य ही दिया जाएगा। कैसा साक्ष्य? कैसे साक्ष्य की बात की जा रही है? यहां बात की जा रही है बेस्ट की, अर्थात सर्वोत्तम। सर्वोत्तम जो सब में उत्तम हो,
जो सब में उत्तम हो उसे सर्वोत्तम कहते हैं। सब में उत्तम हो इसका मतलब होता है कि एक चीज नहीं, कई चीजें हैं यहाँ पे और उन कई चीजों में से कोई एक उत्तम होता है, तो उस एक उत्तम को ही सर्वोत्तम कहा जा रहा है। ठीक, तो सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ लॉ में बहुत लोग यह समझते होंगे कि सर्वोत्तम साक्ष्य क्या होगा, कि प्राथमिक साक्ष्य जो होगा सेक्शन 62 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य होगा, या दस्तावेजी साक्ष्य जो होगा वो सर्वोत्तम साक्ष्य होगा। आपको दो चीजें याद आ रही होंगी हमारे ख्याल से, एक प्राथमिक और दूसरा क्या याद आ रहा होगा, दस्तावेजी। ठीक है, दस्तावेजी ये सर्वोत्तम होंगे आपके हिसाब से। बहुतों लोग ये कह रहे होंगे कि प्राथमिक साक्ष्य आपका सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इनके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है इनके साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि प्राथमिक साक्ष्य जो है वो गुम हो गया है आपका, और सेकेंडरी साक्ष्य है और वह रजिस्टर्ड है आपका। सेकेंडरी साक्ष्य रजिस्टर्ड है, पहला हो गया रजिस्टर्ड साक्ष्य है आपके पास, सेकेंडरी साक्ष्य है। ठीक, पहला आपका रजिस्टर्ड साक्ष्य है, रजिस्टर्ड मतलब हस्ताक्षरित साक्ष्य है। सेकेंडरी द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य आपके पास मौजूद है। दूसरा कौन सा है कि किसी ने उस दस्तावेज को देखा है और कह रहा है, बता रहा है। देखकर बताया। तो अब इनमें से कौन सा साक्ष्य दिया जाएगा? रजिस्टर्ड साइड में सर्टिफाइड, मान लीजिए यहां सर्टिफाइड साक्ष्य समझ लीजिए, रजिस्टर्ड नहीं सर्टिफाइड समझ लीजिए आप। सर्टिफाइड, सर्टिफाइड साक्ष्य है जो द्वितीयक साक्ष्य है आपका, और दूसरा कि उस दस्तावेज को देखकर उसने बताया है। अब इसमें से सर्वोत्तम साक्ष्य कौन सा होगा? तो सर्वोत्तम साक्ष्य इसमें से आपका सर्टिफाइड साक्ष्य होगा, ये होगा, न कि ये, इसको मना किया गया है। तो सर्वोत्तम साक्ष्य सर्टिफाइड साक्ष्य। तो बात समझ में आई कि कई साक्ष्य हैं, कई साक्ष्यों को देखकर ये आभास हो, तुलनात्मक किया जाए। सर्वोत्तम साक्ष्य में मतलब क्या है कि इन सभी साक्ष्यों को लेकर उनमें से तुलना की जाती है, और तुलना करने के बाद जो साक्ष्य सही साक्ष्य निकल कर आता है, उत्तम साक्ष्य निकल कर आता है, वही सर्वोत्तम साक्ष्य बनता है हमारा। ठीक है, तो सर्वोत्तम साक्ष्य वो साक्ष्य होगा जो तुलना करने के बाद साक्ष्य निकल के आया है, वही सर्वोत्तम साक्ष्य होगा, वही सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाता है। ठीक, तो ये आपका सर्वोत्तम साक्ष्य हो गया। तो द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, सर्वोत्तम साक्ष्य। तो हमारे देखिए कभी कभी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से सर्वोत्तम साक्ष्य बताइए कि कौन सा विकल्प सर्वोत्तम उचित है या सही है, सर्वोच्च आंसर बताइए, सबसे सटीक आंसर बताइए। कभी कोई क्वेश्चन आपके निगाह में पड़ा होगा ऐसा एग्जाम में, और 4 ऑप्शन रहेंगे लगभग मिलते जुलते उससे, तो उस चारों में जो सबसे उत्तम आपका सही आंसर होगा वो सर्वोत्तम आंसर होता है। उसी तरह हमारे यहाँ क्या एविडेंस में है कि कई साक्ष्य होंगे हमारे पास और सब मिलते जुलते रहेंगे, परंतु उन साक्ष्यों में जो सबसे सर्वोत्तम होगा उस साक्ष्य को हमें ग्रहण करना है, सर्वोत्तम साक्ष्य को ग्रहण करना है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस हो गए। कि फर्स्ट हमने बताया कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, कि
विवादित तथ्य का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है। सेकंड हमने बताया कि हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता। थर्ड हमने बताया कि द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, सर्वोत्तम साक्ष्य ही दिया जाना चाहिए। ये तीन चीजें गोल्डन रूल हैं एविडेंस एक्ट के। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? पहली चीज हमने क्या पढ़ा कि साक्ष्य विधि का अर्थ हमने पढ़ लिया, कि साक्ष्य विधि का अर्थ हमने पढ़ा। पहला पॉइंट, साक्ष्य विधि का अर्थ। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि साक्ष्य विधि कैसी विधि है। साक्ष्य विधि कैसी विधि है। विधि है, कैसी विधि है। थर्ड हमने पढ़ा कि साक्ष्य का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 स्वर्णिम नियम हमने पढ़ा। ये हमने पढ़ लिया है। ओके, ये चीज हमने पढ़ा। साक्ष्य विधि का अर्थ हमने पढ़ा, साक्ष्य विधि कैसी विधि है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 स्वर्णिम नियम। ये 3 पॉइंट आज हम लोगों ने कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन पर आएंगे। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। आपका एविडेंस एक्ट में एक तो स्ट्रक्चर मुझे बनाना है कि कैसे कैसे कितने भाग कैसे बटे हुए हैं, दूसरा लेक्स फोरी आपको समझाना होगा। हाँ, और ये सब मैं सेक्शन के पहले बता रहा हूँ, सेक्शन पर उतरने से पहले की प्रक्रिया में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये सब अभी पढ़ना हमको बाकी है। अब ग्राफ के थ्रू हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाग कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप लोग कायदे से पढ़िएगा। आज चूँकि मेरा पहला लेक्चर है तो देखिएगा, आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो मेरा आज का, और कुछ कमी होगी तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि यहाँ मेरी कमी थी, उसको मैं दूर करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।